हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स बीएफएम का आपका जो हमने यूनिट 11 स्टार्ट किया रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसका लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। ये पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आगे आने वाले पार्ट्स में जल्दी ही हम आगे ये मॉड्यूल्स के रिस्क के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि रिस्क को मेजर कैसे किया जाता है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी, ठीक है, डाउनसाइड पोटेंशियल। उसके बेसिस पे हमने कुछ सम्स भी देखे थे, ठीक है, और उस कैसे सॉल्व किया जा सकता है फॉर्मूलेस। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो लेक्चर्स जाके देखिएगा। सो आज हम देखने वाले हैं कि रिस्क प्राइसिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि रिस्क मॉनिटरिंग क्या होता है, कंट्रोल कैसे करते हैं, मिटिगेशन कैसे करते हैं, फिर पोर्टफोलियो रिस्क और रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है, और एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट ये भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, रिस्क प्राइसिंग, रिस्क जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इम्पैक्ट करता है ना, तो बैंक्स में वो दो तरीके से इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले तो बैंक्स को कुछ कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है, नेसेसरी कैपिटल, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ने बोला है। जैसे कि आरबीआई बैंक्स को कहता है कि आपको इतना इतना अमाउंट ऑफ आपका कैपिटल रिजर्व रखना है, ताकि कल अगर बैंक के ऊपर ज़्यादा एनपी आ जाए तो बैंक बैंकरप्ट ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ हिस्सा बैंक को अपने कैपिटल का ऑलरेडी साइड में रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं नेसेसरी कैपिटल। तो अभी ये कैपिटल कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स? ये तो कॉस्ट के सिवाय तो नहीं आएगा। देखो, बैंक्स जो कैपिटल मेंटेन करेगी, जो साइड में रखेगी पैसा, जो कि इमरजेंसी के लिए उसे यूज़ होगा, वो ऑब्वियसली जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसी से तो वो निकालेगी, ठीक है। तो हमारा हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है उस पे बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट सरप्लस लेती है, कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक अपना मार्जिन लेती है, और उसी में से हिस्सा वो एज अ कैपिटल के फॉर्म में साइड में रखती है, ठीक है। तो अभी जब अगर ऐसा हो जाता है कि कोई भी रिस्क आती है, तो जो बैंक के इक्विटी में जिन्होंने पैसा डाला है, ठीक है, उनको डिविडेंड के फॉर्म में, या उनका जो पैसा इन्वेस्टर्स है उनको अगर पैसे देने की बारी आई, तो बैंक इसी जो रिजर्व है ना, जो कैपिटल बैंक ने साइड में रखा है, उसमें से पैसा वो लोगों को देगा। तो इसीलिए बैंक को पहले तो एक नेसेसरी कैपिटल, रिस्क अगर अराइज होता भी है तो पहले साइड में रखना ज़रूरी है। ये होता है पहला रिस्क। दूसरा रिस्क क्या होता है? देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद ऑल रिस्क, मतलब कि ये रिस्क कितने बार हो सकती है और कितना लॉस हो सकता है, ये हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लॉस तो होगा, लेकिन कितने बार होगा और कितना लॉस होगा, इसका अमाउंट, उसका क्वांटिटी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है हमें यहाँ पे। लेट अस अंडरस्टैंड कि एक बैंक है जिसके 100 क्रेडिट अकाउंट्स हैं, जो कि लेवल टू रिस्क में आते हैं। अभी लेवल टू रिस्क देखिए क्या है, एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो अकाउंट्स लेवल टू रिस्क वाले होते हैं ना, उनमें 2% एवरेज लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा एक स्टडी के मुताबिक माना गया। तो सपोज एक बैंक है जिसके पास 100 क्रेडिट अकाउंट है, वो लेवल टू रिस्क है, मतलब उस पर 2% एवरेज लॉस हर एक अकाउंट में होने के चांसेस है। तो जब बैंक ऐसे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करेगी, ठीक है, जो कि लेवल टू रिस्क वाले हैं, जिनमें 2% एवरेज रिस्क होने के चांसेस है, तो यहाँ पे बैंक क्या करेगी, जो 2% रिस्क वाला फैक्टर है ना, वो ऑलरेडी ऐसे अकाउंट के ट्रांजैक्शंस में वो ऐड करके देगी, ठीक है। मतलब रिस्क प्रीमियम वो ऑलरेडी ऐड करके ही अपना मार्जिन ऐड करेगी ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि अगर लॉस होता भी है ऐसे अकाउंट से, तो वो जो लॉस वाला 2% का हिस्सा है ना, वो रिस्क प्रीमियम के फॉर्म में बैंक ने ऑलरेडी ऐसे अकाउंट्स वाले ट्रांजैक्शंस में कवर कर लिया है। कौन से अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस? लेवल टू रिस्क वाले, जो 100 क्रेडिट अकाउंट्स बैंक के पास है उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक को बेसिकली रिस्क का प्राइसिंग करना पड़ता है। मतलब क्या है कि जब रिस्क प्राइसिंग करने की बारी आती है, तो बैंक को दो अलग अलग फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ता है। एक तो कैपिटल चार्ज कितना मेंटेन करना है, मतलब बैंक को रिस्क अगर आगे आता है तो उसके लिए पहले से कितना कैपिटल उसे मेंटेन करना है साइड में, वो उसे करना पड़ेगा। और दूसरी बात है लॉस प्रोबेबिलिटी, मतलब कि कितनी लॉस होने के चांसेस है, तो उसके लिए पहले ही रिस्क प्रीमियम ऐड कर दो, ओके। तो अगर बैंक ये करता है तो वो आसानी से अपना रिस्क को प्राइस कर सकता है। इसी चीज़ को बोलते हैं रिस्क प्राइसिंग, ठीक है। मतलब रिस्क वाला जो अमाउंट है ना, उसको पहले से ही ऐड करके ट्रांजैक्शन में जोड़ दो।
ओके, ट्रांजैक्शन कौन से, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ ये दो फैक्टर्स को ऐड करके बैंक प्राइसिंग करता है ट्रांजैक्शन का? क्या सिर्फ ये दो फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखो ये तो फैक्टर्स रिस्क वाले हैं ना, लेकिन बाकी के भी तो फैक्टर्स होंगे जो कि डिसाइड करते होंगे कि प्राइस क्या होगा हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे। ठीक है, कि हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे क्या प्राइस होगा, ये डिसाइड करने के लिए सिर्फ ये कैपिटल चार्ज और लॉस प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। ये तो रिस्क वाले फैक्टर है, लेकिन ट्रांजैक्शन आप किस चीज़ के बारे में कर रहे हो, ठीक है, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी बैंक को समझ के ऐड करना ज़रूरी है। तो देखते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स, मतलब वो ट्रांजैक्शन करने के लिए कितने फंड्स आपने डिप्लॉय किए हैं, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट बैंक को लग रही है। दूसरा फैक्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक को कितना खर्चा लग रहा है, आपको वो ट्रांजैक्शन करा के देने के लिए बैंक का कितना खर्चा हो रहा है, वो भी उसमें वो ऐड करेगा। तीसरा है लॉस प्रोबेबिलिटी, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, रिस्क प्राइसिंग में लॉस प्रोबेबिलिटी कवर हो गया था। फिर चौथा फैक्टर है कैपिटल चार्ज, कितना कैपिटल बैंक को साइड में रखना है, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर रेशियो में बैंक हर एक ट्रांजैक्शन पे अपना मार्जिन साइड में निकालेगा, सरप्लस अमाउंट साइड में निकालेगा, उसमें से ही वो धीरे धीरे अपना जो कैपिटल उसको मेंटेन करना है रिजर्व, उसके लिए वो पैसे निकालेगा। ठीक है, तो ये लॉस प्रोबेबिलिटी और कैपिटल चार्ज तो हमने रिस्क प्राइसिंग में ऑलरेडी देख लिया। और पांचवा क्या है, प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो ये है बैंक का खुद का प्रॉफिट, की अगर बैंक आप वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक अगर आपको हेल्प कर रही है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उसका अपना खुद का भी तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ तो होगा ना, तभी तो वो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो ये सभी 5 फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, इनको ऐड करके ही हर एक ट्रांजैक्शन की प्राइस बनती है और रिस्क प्राइसिंग होता है। ठीक है, रिस्क प्राइसिंग में तो कैपिटल चार्ज और लॉस प्रोबेबिलिटी वाले फैक्टर आते हैं, और बाकी के कि कितना कॉस्ट लगा फंड्स के लिए, ठीक है, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैंक को लगा, और बैंक का खुद का प्रॉफिट मार्जिन, या आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि बैंक को भी अपना प्रॉफिट साइड में निकालना पड़ेगा ना, तभी तो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा। ठीक है, बैंक खुद का प्रॉफिट कैसे करेगा, बैंक चैरिटी तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो बैंक को चालू रखने के लिए खुद भी तो कुछ कमाना पड़ेगा ना, और ये सभी चीज़ें रिस्क का भी साइड में रखो। ठीक है, वो आपको ट्रांजैक्शन करके देने के लिए एक्सपेंसेस भी दे रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें वो ऐड करेगा। ठीक है, सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये फंड्स की कॉस्ट है ये प्रोपोर्शनल है कि आप कितने टर्म के लिए वो कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप 5 साल के लिए फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो और आप 1 साल के लिए फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वही फंड्स की वैल्यू अलग अलग रहेगी। ठीक है, मतलब जो पैसा आप 1 साल के लिए लगा रहे हो उसके अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझो तो 1 साल की वैल्यू ज़्यादा है ना, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो इसीलिए आप क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स डाल रहे हो, कितना पैसा आप डाल रहे हो, वो कितने टाइम के लिए डाल रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना, उस बैंक कितना प्राइस चार्ज करेगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि रिस्क को ट्रांजैक्शन लेवल पे कैसे मेजर किया जाता है। इसके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे बुक में। देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, जो लोन्स दिए जाते थे ना, वो अलग अलग लेंडिंग रेट पे डिपेंड होते थे। ठीक है, अलग अलग लेंडिंग रेट से वो अटैच्ड होते थे। जैसे कि आरबीआई ने बोला 2003 में कि बीपीएलआर जो रेट है ना, उस पर आप लेंडिंग कर सकते हो, बैंक्स को बोला, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो बीपीएलआर से कनेक्टेड रेट्स में बैंक्स लेंडिंग कर रहे थे, लोन्स दे रहे थे। फिर आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि 1 जुलाई 2010 से आप मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड एमसीएलआर वाला जो रेट है ना लेंडिंग का, वो लेंडिंग रेट्स पे आप लोन्स दे दो। ठीक है, तो ये चीज़ इफेक्टिव कब हुई, एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट पे बैंक्स ने कब से लोन्स देना चालू किया, 1 अप्रैल 2016 से। लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ था। इसमें क्या फ्लॉ था कि ये जो बेंचमार्क रेट था ना एमसीएलआर से कनेक्टेड वाला, ये इंटरनल बेंचमार्क वाला था। यहाँ पे बैंक्स के रेट इंटरनल बेंचमार्क से कनेक्टेड थे, लेकिन आरबीआई का ओपिनियन क्या था कि इंटरेस्ट रेट्स हमेशा एक्सटर्नल बेंचमार्क से ही कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि ट्रांजैक्शंस में लोन देने के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए और सभी जो बैंक्स लोन्स दे रहे हैं ना, उनमें एक समानता हो, एक इक्वालिटी हो। ठीक है,
अलग अलग बैंक्स अपने इंटरनल रेट्स पे देंगे, फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, कैसे आएगी, ठीक है। और हर एक बैंक पे उनके लेंडिंग जो भी लोन देने की प्रोसेस है उसमें बैंक को सर्वेलेंस करना आरबीआई को बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। इसीलिए फिर आरबीआई ने क्या किया कि 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने एमसीएलआर को तो एमसीएलआर पे बेस्ड लैंडिंग स्टार्ट किया ही था। फिर आरबीआई ने डिसीजन लिया कि 1 अप्रैल 2020 से जो बैंक्स लैंडिंग करेंगी वो एमसीएलआर पे लैंडिंग नहीं करेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स जिनको डेवलप किसने किया है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, आइदर वो उनके एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पे लैंडिंग करेगी या वो अपने खुद के जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है जिनका अपना ओन रेपो रेट होता है उस पे बेसिस पे वो लैंडिंग करेंगे। तो बैंक्स को डिसाइड करना था कि जो बैंक्स लोन्स देते हैं ना जो कि फ्लोटिंग रेट पे, जैसे कि रिटेल लोन्स है, हाउसिंग लोन हुआ, ऑटो लोन हुआ, या फ्लोटिंग रेट पे वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो भी लोन्स एक्सटेंड कर रहे थे, वो लोन्स आरबीआई ने बोला अपने मॉनेटरी पॉलिसी जो कि उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने कहा था कि आइदर बैंक्स को दोनों में से एक चूज़ करना है। एक तो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स दिए उस पे बेसिस पे आप लैंडिंग करो, या आरबीआई के खुद पे ओन रेपो रेट के बेसिस पे आप लैंडिंग करो, एमसीएलआर पे लैंडिंग नहीं करोगे। कब से? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने क्या प्रीफर किया, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स पे लैंडिंग करने से अच्छा हम आरबीआई का जो भी मॉनेटरी पॉलिसी वाला रेपो रेट आता है ना, जो हर टाइम आता है मॉनेटरी पॉलिसी में, सॉरी, उस पर रिटेल लेंडिंग करेंगे, ठीक है, हम रिटेल लोन्स देंगे, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि ट्रांजैक्शन लेवल पे भी क्या क्या टाइप के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। जब बैंक्स अलग अलग लेंडिंग रेट पे लोन्स दे रहे हैं तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। और जो रेगुलेटर है अपना आरबीआई, उसने सभी बैंक्स के जो लेंडिंग वाला प्रोसेस है उस पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसमें समानता लाने के लिए, उसमें एक क्या बोल सकते हैं हम, एक नॉर्मलिटी लाने के लिए, ताकि सभी पे ठीक से ध्यान भी रखा जा सके, सर्विलेंस भी रखा जा सके और किसी में इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। इसके लिए ये रूल लाया गया, ओके। तो यहाँ से यही समझता है स्टूडेंट्स कि ट्रांजैक्शन लेवल पे भी रिस्क को कैसे मैनेज किया आरबीआई ने, ओके। सो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये था अपना रिस्क प्राइसिंग वाला टॉपिक। अभी नेक्स्ट आएगा रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जब हम रिस्क को कंट्रोल करते हैं तो सिर्फ रिस्क को नहीं देख सकते, उस टाइम पे हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल आरएआरओसी को भी देखना ज़रूरी है। इसके पहले हमने चैप्टर में क्या देखा था कि जो आरएआरओसी हम कंट्रोल करते हैं वो रिस्क, रिटर्न और कैपिटल तीनों के केस में कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि कितना रिस्क है उसके हिसाब से कितना कैपिटल हमें ऑलरेडी बिजनेस में साइड में मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो रिस्क को जब हम मैनेज कर रहे हैं तो सिर्फ अकेले रिस्क फैक्टर को हम नहीं मैनेज कर सकते, उस टाइम पे हमें सभी फैक्टर्स पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है, कि कौन से टॉपिक्स को हम, कौन से फैक्टर्स को हम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि जब बैंक्स को अपने रिस्क में फोकस करना है तब उसे पहले तो कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ों को पहले से समझना पड़ेगा। सबसे पहला है अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो परफेक्ट होना ज़रूरी है। सेकंड है कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है, रिस्क मेजर करने के लिए कौन सा अप्रोच बैंक फॉलो करने वाले हैं। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जो कि बैंक कॉरपोरेट लेवल पे और ब्रांच लेवल पे मैनेज करेंगी, जिसको यूज़ करके वो अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएगी, कैपिटल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, अपनी मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज बढ़ाएगी और रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करेगी। और चौथा फैक्टर है जिस पे बैंक को फोकस करना है वो ये है कि गाइडलाइंस और क्या क्या पैरामीटर्स पे बैंक काम करेगी, ताकि जो ये रिस्क मैनेजमेंट वाला, रिस्क को मॉनिटर करने वाला सीन है ना, उसको वो गवर्न कर सके, ठीक है, ताकि जो रिस्क में हम मॉनिटर कर रहे हैं उसे, जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे क्या हम ठीक से मॉनिटर कर पा रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुली मैनेज हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर सिर्फ ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्लान किया है रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना, वो और एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है बैंक,
ठीक है, एक्चुअल में जो स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहा है उसके बेसिस पे क्या रिस्क को हम टॉलरेट कर पा रहे हैं, क्या रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बीच वाला जो डाइवर्जेंस है ना, ये फीडबैक बैंक को रेगुलर लेवल पे रिसीव करना ज़रूरी है। और ये कब रिसीव करेगा, जब उसके पास कौन से फैक्टर्स रहेंगे ये देखिए आगे। जब उसके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगी जो कि रिपोर्ट करेगी, मॉनिटर करेगी और रिस्क को कंट्रोल करेगी। दूसरा है उसके पास बैंक के मैनेजमेंट के पास अच्छे प्रोसीजर्स होने चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि वो रिस्क को जो रिपोर्ट करने वाला फ्रेमवर्क है ना उस पर वो काम कर सके। तीसरा है कि उसके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि डिफरेंट रिस्क जो कि बैंक के बिजनेस में पॉसिबल है उसे वो हैंडल कर सके। चौथा है ये सभी चीज़ों का पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब क्या रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं। तो अगर नहीं हो रहा है तो स्ट्रेटेजी चेंज करो, तो पॉलिसी चेंज करो, गाइडलाइन चेंज करो, ठीक है। कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो क्या वो सक्सेसफुल जा रहा है या नहीं। अगर रिस्क नहीं कंट्रोल हो रहा है तो वो फेलियर है, उस पर वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। और पांचवा फैक्टर है और रॉबस्ट ऑडिट सिस्टम। ये सभी चीज़ों को चेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट सिस्टम चाहिए कि ये जो भी बैंक ने प्लान किया है वो उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है कि बैंक के मैनेजमेंट ने कौन सी चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। देखिए, जब हम बात मॉनिटरिंग की और रिस्क के एक्सपोजर्स को रिपोर्ट करने की, असेस करने की, ठीक है, ये सब चीज़ हम करते हैं, तो बैंक के कौन से मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में कौन से चीज़ों पे रिस्क वाले डिपार्टमेंट में फोकस करना चाहिए ये भी देखना ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे कि बैंक्स का जो सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो वाला सेक्शन है, उन्होंने बैंक के रिस्क प्रोफाइल पे और कैपिटल नीड्स पे ध्यान देना ज़रूरी है कि बैंक कौन से केस में बैंक को रिस्क हो सकता है और उसके लिए कितनी कैपिटल की साइड में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट का काम क्या है, सबसे पहले तो इवैल्यूएट करो कि कौन से मटेरियल पे रिस्क है और उसके लिए उसका डायरेक्टली इफेक्ट कैपिटल पे कितना पड़ेगा, कितनी कैपिटल लगेगी साइड में रखने के लिए, वो रिस्क मैनेज करने के लिए। दूसरी है कि सेंसिटिविटी और की अजम्पशंस को संभालना, ठीक है। जैसे कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये रिस्क अराइज हो रही है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स कि सेंसिटिविटी क्या होती है। कोई भी अगर एक फैक्टर चेंज होता है तो उसकी वजह से रिस्क के एलिमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, अनसर्टनिटी हो जाती है और रिस्क अराइज हो जाती है। तो सेंसिटिविटी को इवैल्यूएट करना, कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है रिस्क को, और बैंक की रिस्क प्रोफाइल को कंटिन्यूस बेसिस पे असेस करना, ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना ताकि अगर रिस्क अराइज होती है तो उसके लिए पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सके। तो ये किसका काम है, बैंक के सीनियर मैनेजमेंट का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बैंक के जो बोर्ड है वो इंटरनल कंट्रोल कैसे करेगा, ठीक है। देखिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए हर एक रिस्क के फॉर्मेट में, हर एक टाइप के रिस्क जो भी अराइज होता है उसके लिए बैंक के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये ऑडिट में चेक होना चाहिए कि ये रिस्क पे मेजरमेंट उसमें कंट्रोल आ रहा है या नहीं। सेकंड है कि जो कंप्लायंस के जो हम पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, जो भी इंटरनल पॉलिसीज़ है, क्या वो रिस्क कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको चेंज करना है। फिर तीसरा है एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना जिससे एक वेल ऑर्डर्ड बिजनेस कंडक्ट हो और कम से कम रिस्क हो। इसीलिए बैंक्स पीरियोडिक रिव्यूज़ कंडक्ट करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में, अपने प्रोसेस में रिस्क मैनेजमेंट के एक इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, रीजनेबलनेस मैनेज कर सके, ठीक है। और रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके साथ एक्सपोजर होके रिस्क अराइज हो सकता है, ठीक है, तो उसे प्रिवेंट करना। ऐसे कौन से डेटा इनपुट्स है जिनमें बैंक अपना असेसमेंट प्रोसेस डाल के, जिसमें स्ट्रेस टेस्टिंग करके, अजम्पशन को एनालिसिस करके, इनपुट्स को एनालिसिस करके वो रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें आती है स्टूडेंट्स बैंक्स के पीरियोडिक कंडक्ट रिव्यू में। ये बैंक को सब करना ज़रूरी है, तभी वो रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क को मिटिगेट करना। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ज़रूरी है कि कौन से ऐसे रिस्क एलिमेंट्स हैं जो कि अनसर्टनिटी क्रिएट करते हैं।
जो कि डिसाइड करेंगे कि रिस्क कितनी होगी, ठीक है, उसी को कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस को लेके है। ट्रेडिंग बिजनेस हमेशा दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करता है, जैसे कि अगर वो पहले सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है या परचेस कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि रिस्क अगर अराइज होती है आगे तो उससे वो कैसे सॉल्व किया जा सके, ठीक है। सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है कि पहले अगर किसी का बिजनेस है, ठीक है, उसे ट्रेडिंग करना है, तो पहले ही वो डिसाइड करेगा कि क्या वॉल्यूम में वो सेलिंग करेगा और उसकी क्या प्राइस होगी। तो अगर फ्यूचर में कोई भी रिस्क के एलिमेंट की अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, तो उसके वजह से उसका बिज़नेस अफेक्ट नहीं करेगा, उसका ट्रेडिंग बिजनेस अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले से ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलिंग का, उसी के हिसाब से उसका बिजनेस ऑनगोइंग रहेगा। दूसरा है परचेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो कि कुछ चीज़ें उसे अगर पहले ही खरीदनी है, तो उसके लिए भी अगर वो परचेस कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर से, तो पहले से ही क्या प्राइस में वो चीज़ खरीदेगा, ठीक है, क्या वॉल्यूम में खरीदेगा, ठीक है, कौन से टाइम पे खरीदेगा, अगर ये पहले ही रहेगा तो वो केस में रिस्क को मिटिगेट करना आसान हो जाता है, ठीक है, वो रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसमें और एक टाइप की रिस्क आती है, वो रहती है काउंटर पार्टी रिस्क। अब हो सकता है अनसर्टेनिटी, अगर सामने वाला जो काउंटर पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसने अगर अपनी कमिटमेंट तोड़ दी, तो वो केस में भी एक तरीके की रिस्क अराइज होती है, उसी को कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग अलग टाइप के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क मिटिगेशन में भी इटसेल्फ इनसाइड कई तरीके के रिस्क होते हैं, उनको समझना और उनको मिटिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पहले से ही सेल या परचेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपका प्रॉफिट उतना ही होगा जितना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो, वो जो केस में होता है। जैसे कि अगर आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा कि मुझे ये प्राइस में मैं फ्यूचर में इसका सेलिंग करूँगा, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, और अगर वो चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है, तो वो केस में जो अपसाइड पोटेंशियल है, जो भी प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका ज़्यादा हो सकता था, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल पहले से ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। सिमिलरली डाउनसाइड पोटेंशियल में भी ऐसा ही होगा। अगर आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है सेल या परचेस का, तो उस पर अगर वो चीज़ में ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, डाउनसाइड पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पहले से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे रेडी है। ओके, इसीलिए जब आप रिस्क को मिटिगेट करने के लिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चाहे वो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो या परचेस कॉन्ट्रैक्ट हो, उस टाइम पे आपका सुपर प्रॉफिट होने का भी चांस कम होता है और सुपर लॉस होने का भी, क्योंकि आपने पहले से ही उसकी अमाउंट प्री डिसाइडेड करके रखी है कि हाँ, मुझे इतना ही इसमें फ्यूचर में रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आपने पहले से ही उसकी प्राइस डिसाइड करके रखी है। आगे देखते हैं कि कौन से टाइप्स के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। जैसे कि क्रेडिट रिस्क को अगर आपको मिटिगेट करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, पहले से ही कोलैटरलाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी क्लेम करो विथ कैश और सिक्योरिटीज़ और लैंडेड प्रॉपर्टीज़, थर्ड पार्टी गारंटीज, ठीक है। आप क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, अगर आपकी सामने वाली पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, ठीक है, वो पैसे देने से अगर बैंकरप्ट हो जाती है, तो वो केस में अगर आपके पास पहले से ही सिक्योरिटी के फॉर्म में, मॉर्गेज के फॉर्म में, ठीक है, कोलैटरलाइजेशन है, तो या थर्ड पार्टी गारंटी है, तो वो केस में आप डिफ़ॉल्ट अगर होता भी है तो भी वो लॉस रिकवर कर सकते हो। सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे बैंक कंट्रोल कर सकती है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के एग्रीमेंट्स पहले से ही करो, फॉरवर्ड रेट के एग्रीमेंट करो, फाइनेंशियल फ्यूचर्स पे पहले से एग्रीमेंट करके रखो। उससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज भी होते हैं, ठीक है, अगर लेंडिंग रेट चेंज होते हैं, तो वो रिस्क आपके बिजनेस पे नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट है फॉरेक्स रिस्क। फॉरेक्स रिस्क को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेक्स ऑप्शंस, फॉरेक्स फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले से ही आप अगर एग्रीमेंट करके रखते हो, तो चाहे कुछ भी चेंजेस हो, ठीक है, मार्केट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से ही आपका बिजनेस कंडक्ट करेगा। फिर इक्विटी प्राइस रिस्क को आप कैसे कंट्रोल करोगे। इक्विटी प्राइस रिस्क कंट्रोल करने के लिए आप इक्विटी फ्यूचर्स या इक्विटी ऑप्शंस में पहले से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर अभी बैंक्स को फ़िलहाल इक्विटी डेरिवेटिव्स में
एक्सपोजर अलाउड नहीं है। ओके, सो इन इंडिया फिलहाल बैंक्स इक्विटी डेरिवेटिव्स में डील नहीं कर सकते। ओके, सो ये कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स कैसे हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो जब हम काउंटर पार्टी रिस्क पे फोकस करें, ठीक है, जब एक्सचेंजेस पे आप काउंटर पार्टी रिस्क के केस में देखते हो, तो जब इंटर बैंक सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटर बैंक या इंटर कंट्री के बैंक्स के अंडर सेटलमेंट्स होते हैं, तो कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए बैंक्स ने, ये भी देखना ज़रूरी है। देखिए, हमारे कंट्री में जब इंटर बैंक के सेटलमेंट्स होते हैं तो ये अचीव किए जाते हैं CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये बेसिकली एक सेंट्रल काउंटर पार्टी है जिसको अप्रैल 2001 में सेटअप किया था क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। कौन से ट्रांजैक्शंस? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, फॉरेन एक्सचेंज के, मनी मार्केट के जो भी ट्रांजैक्शंस अपने कंट्री में होते हैं, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज के और मनी मार्केट के जो कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं अपने कंट्री में, उनके क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी डिसाइड की गई, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL, ठीक है, अप्रैल 2001 में। तो ये एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के फॉर्म में एक्ट करेगा, जिसे रेगुलेट कौन करेगा? RBI। तो बेसिकली CCIL को रेगुलेट कौन करता है? RBI। और वो कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के सेगमेंट में डील करता है? आउटराइट के, मार्केट रेपो के, ट्राइपार्टाइट रेपो के, जो इंडिया और डॉलर के, इंडियन रुपये और डॉलर के फॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ये सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस के गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट्स में कौन डील करता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको रेगुलेट कौन करता है? RBI। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो रिस्क को हमने देखा कि रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है, कौन से टाइप के रिस्क, चाहे किसी के क्रेडिट रिस्क हो, फॉरेक्स रिस्क हो, मार्केट रिस्क हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से टाइप्स, कौन से चीज़ें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो करके हम कैसे रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें मिस्टर एक्स का एक बिज़नेस है, बिज़नेस ए, जिसमें उसका हर एक ईयर का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का डेटा दिया है पिछले 5 ईयर्स का, ठीक है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट ईयर में उसका इनफ्लो है 10, देखिए ये 5 थाउजेंड्स में अमाउंट है, तो 10,000 उसका इनफ्लो है। ईयर 2 में 3,000 है, 4,000 ईयर 2 में 3,000, 3 में 4,000, ऐसे करके 5 ईयर्स तक का उसका कैश इनफ्लो है। इन सब का टोटल है 36,000। अगर इन सब का मीन देखोगे ना, हमने मीन का फॉर्मूला सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब का मीन कितना आता है? 7.20। और मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला मीन को यूज़ करके, कि ये मीन के वैल्यू से ये हर एक ईयर के जो वैल्यूज़ है वो कितना डेविएट करते हैं, ठीक है। और फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशो। फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशो मतलब 3.56:7.20 का रेशो, जो कि कितना आया? 0.49%। तो ये टेबल बेसिकली क्यों दिया है ये समझिए स्टूडेंट्स। देखिए, जब हम कोई भी बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो आ रहा है, कितना कैश आउटफ्लो आ रहा है, उसके हिसाब से हर साल में उससे कितना पोर्टफोलियो रिस्क हो सकता है, तो उससे कैसे कंट्रोल करें, सबसे पहली बात तो। और उसके प्रीवियस डेटा को यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो बिज़नेस के लिए कितना रिस्क हो सकता है। तो इसी के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो अगर आप ये ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कि पास्ट परफॉर्मेंस को यूज़ करके हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया, और फिर उसको कंपेयर करके सिमिलर कैश फ्लोज को कंपेयर करके उसका एक रेशो निकाला, ठीक है, कि इतना % ऑफ रिस्क उसको फ्यूचर में आ सकता है, या पिछले 5 साल का बिजनेस का उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसको यूज़ करके हमने फाइंड आउट किया कि इतने % ऑफ उसको रिस्क हो सकता है। तो ये तो हुआ सिर्फ एक बिज़नेस का। लेकिन अगर आप देखोगे आगे और एक आपको सिमिलर टेबल दिया है, उसी के बारे में ये सब डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हम सीधा वो टेबल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे कैसे दिया। देखिए, ये तो हुआ मिस्टर एक्स का एक बिज़नेस का ए। अभी यहाँ पे अगर उसने अपने मल्टीपल बिजनेसेस ले लिए, जैसे कि उसने 5 बिजनेस के बारे में डेटा दिया है, बिजनेस A B C D E, और सबका 5 साल का उसका कैश इनफ्लो का अमाउंट दिया है। और फिर हर एक साल का, हर एक ईयर का, जैसे कि बिज़नेस A का है, B का है, हर एक का
टोटल, फिर उसका मीन, टोटल का मीन, ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम मीन निकालेंगे। फिर मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू, इसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में किया है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। और वहाँ से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशो, मतलब ये जैसे कि 3.56 डिवाइड बाई 7.20, तो इनका रेशो कितना है 0.49। यहाँ पे 2.70 डिवाइडेड बाय 4.40, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशो। तो ये रेशो दिया है और ये सभी का फिर हमने टोटल का एक एवरेज लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि हर एक बिजनेस का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहा है ना, वो चेंज होता जा रहा है। जैसे कि बिजनेस ए देखोगे अगर आप, तो फर्स्ट ईयर में 10,000, ये थाउजेंड्स में वैल्यूज़ है, ओके, प्रॉफिट के 10,000 था, 10,000 से ईयर 2 में उसका 3,000 हुआ प्रॉफिट, तो मतलब ये अमाउंट कम हुआ, ठीक है। तो पहले साल में उसका जितना कैश इनफ्लो था उससे सेकेंड ईयर में वो कैश इनफ्लो कम हुआ। और कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कम हुआ, तो अगर आप देखोगे बिजनेस सी है, उसमें पहले साल 12 था, मतलब 12,000 था, सेकेंड ईयर में उसका कैश इनफ्लो हो गया 8,000, मतलब उसका जो इनफ्लो है कैश का, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। और बाकी बिजनेस देखोगे, बिजनेस बी, डी और ई, जिसमें पहले 3,000 था फिर 8,000 हुआ बी में, बिजनेस डी में 6 का 9,000 हुआ और बिजनेस ई में 7 का 12,000 हुआ। तो मतलब बी, सी और डी वाले, ई वाले बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, जैसे कि फर्स्ट से सेकेंड ईयर में गया तो इनफ्लो बढ़ गया, लेकिन ए और सी में कम हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप मल्टीपल बिजनेसेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक बिजनेस में, भले ही सेम फैक्टर्स पे आप डील करो, हर एक बिजनेस पे आपको सिमिलर रिस्क रहेगी, नहीं। रिस्क का पोर्टफोलियो जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, ठीक है, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करते हो, तो वो केस में रिस्क के जो भी एक्सटेंट है वो डिवाइड हो जाता है। सबसे पहली बात तो रिस्क का एक्सटेंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी के केस में पहले केस में कम हुआ ना, इसीलिए अगर आप यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का देखोगे तो कितना है 49% है और सी का कितना है 57%, ओके। अगर आप बी और ई का देखोगे तो 61%, ये परसेंट है तो इसीलिए पॉइंट में लिखा है 0.61 और 0.36। तो ये क्या है, तो अगर आप इन सभी चीज़ों को देखोगे तो सबका जो रेशो है वो मिनिमम और मैक्सिमम हर एक केस में अलग अलग है। लेकिन अगर आप इनका टोटल देखोगे ना, टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क, तो वो 25% है। टोटल पोर्टफोलियो का कितना है रिस्क 25%, इन सब का अगर आप टोटल देखोगे तो ये कैसे आया, ये यहाँ पे रिस्क स्टूडेंट्स बेसिकली डाइवर्सिफाई हुआ, क्योंकि जब आप मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिस्क डिवाइड हो जाएगा और हर एक बिज़नेस का अपना, अगर कोई बिज़नेस आपको प्रॉफिट दे रहा है तो कोई बिज़नेस आपको लॉस देगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ना रिस्क का, इसी को कहते हैं कि रिस्क मिटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है। तो इसीलिए इसी तरीके से जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। वो डिफरेंट बिजनेसेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिनमें रिस्क के जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ताकि अगर एक भी बिज़नेस उनका डूब जाता है तो दूसरा बिज़नेस प्रॉफिट बना के देगा और उनका वो बैंकरप्ट नहीं होंगे, उनका धंधा चालू रहेगा, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रिस्क लेवल वुड नॉट बी अ लेवल 2 रिस्क, ठीक है, ये लेवल 2 रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसीलिए एक सेम डायरेक्शन में नहीं जाता, ठीक है। जो ये पोर्टफोलियो रिस्क है ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यहाँ पे अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो अलग अलग टाइप के रिस्क अलग अलग बिजनेस में अलग अलग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ रिस्क मिटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा कि टेबल से कि अलग अलग बिजनेसेस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे आपका रिस्क का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले होता क्या है वो समझिए। एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, अभी सब फ्रेंड्स समझिए एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। नाम से ही थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा कि एंटरप्राइज मतलब कोई भी बिजनेस अगर अपने खुद के बिजनेस के फोकस में अगर अपना अलग एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाता है तो उसे एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं।
ये एक तरीके का कंटिन्यूस और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, फिर वो आइडेंटिफाई करता है ऐसे कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स के, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है, फाइनेंशियल टारगेट्स है, उसके बिजनेस के जो भी टारगेट्स है, उसके ऑब्जेक्टिव जो उसने सेट किए हैं अचीव करने के लिए बिजनेस में प्रॉफिट के लिए, उसे कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, रिस्क वाले फैक्टर जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसको पहले से ही वो प्रायोरिटाइज करेगा और फिर उसके हिसाब से वो अल्टरनेटिव रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज देखेगा। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज मतलब रिस्क को कंट्रोल करने की अलग स्ट्रेटेजीज वो बनाएगा, वो एक्सप्लोर करेगा और रिस्क को कंट्रोल और मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। तो यही सभी चीज़ों को कहते हैं एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क किसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पहले तो एक स्ट्रक्चर और कंटिन्यूस प्रोसेस बनाएगा जिसमें वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स डिसाइड करेगा और फिर देखेगा कि ऐसे कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्क फैक्टर्स है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को, चाहे वो फाइनेंशियल टारगेट्स हो, चाहे उसके बिजनेस के प्रॉफिट टारगेट्स हो, अचीव करने के लिए उसमें रिस्क फैक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसको वो प्रायोरिटाइज करेगा और उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए वो अपनी अलग अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज ढूंढेगा और उसे अकॉर्डिंगली वो रिस्क फैक्टर्स को मॉनिटर और कंट्रोल करेगा। इसी को कहते हैं एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो थोड़ा डिटेल में जानते हैं वो होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो EWRM है, एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट वाला फ्रेमवर्क है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स एक बिजनेस को, एक बैंक को फॉलो करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इवैल्यूएशन होगा कि कौन से रिस्क है। ठीक है, पहला पॉइंट है वो रिव्यू करेगा कि कौन सा जो बिज़नेस का मैनेजमेंट है वो रिव्यू करेगा कि क्या इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, क्या रिस्क फिलॉसफी है, क्या रिस्क कल्चर हो सकता है बैंक के अंदर पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए। सेकेंड है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा और सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करेगा, इज़ इट पॉसिबल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है वो रिस्क फैक्टर्स को असेस करेगा कि क्या रिस्क फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, चौथा है इवैल्यूएट करेगा रिस्क को असेस करके। ठीक है, एग्जिस्टिंग जितने भी रिस्क है बिजनेस में उसे उसका इवैल्यूएशन करेगा कि कितना, कौन सा रिस्क कितना लॉस कर सकता है, तो उसके हिसाब से उसके लिए कैपिटल जनरेशन करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्रोसेस फॉर रिपोर्टिंग आइडेंटिफाइड रिस्क। ठीक है, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसकी असेसमेंट करेगा। फिर बाद में क्या करेगा, कंट्रोल प्रोसेस डिसाइड करेगा। ठीक है, बाद में वो क्या करेगा, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगा जिसका असेसमेंट होके चेक करेगा कि वो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। और लास्ट वाला है ये रिस्क का मॉनिटरिंग प्रोसेस है ना, उसको रिव्यू करेगा कि मतलब ठीक तरीके से रिस्क का मॉनिटरिंग हो रहा है या नहीं। तो ये सभी पहले तो प्रोसेस फॉलो करनी है कोई भी बिज़नेस को जब वो एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी का बेसिकली एक रोड मैप होना चाहिए, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा जिसको यूज़ करके एक ब्रिज, इट विल गैप और ब्रिज। ठीक है, मतलब बेसिकली वो एक ब्रिज बनाएगा जिससे एक वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान सेट करेगा और उसे फॉलो करेगा टू फॉलो एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। फ़िलहाल बैंक्स जो है हमारे वो कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, उन्होंने एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जिसने रिलीज़ किया है कोसो, उसका फ्रेमवर्क वो फॉलो करते हैं। कोसो मीन्स कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। ठीक है, तो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ट्रेडवे कमीशन ने जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दिया है उसका फ्रेमवर्क अभी फ़िलहाल अपने बैंक्स फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि कौन सा EWRM वाला फ्रेमवर्क अपने बैंक्स फॉलो कर रहे हैं, कोसो ने। और कोसो का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ट्रेडवे कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने जो एक फ्रेमवर्क दिया था उसके अकॉर्डिंगली बैंक्स फॉलो करते हैं। अभी समझिए कि ये फ्रेमवर्क उन्होंने क्या दिया था। ठीक है, कौन से बेसिस पे क्या है या फ्रेमवर्क के अंदर जो कोसो ने फ्रेमवर्क दिया है, इससे क्वेश्चन आया था अभी जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 का। आई रिमेंबर वेरी वेल। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना,
ये 8 ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन आया था, ऑड वन आउट के फॉर्म में पूछा गया था आपको कि इसमें से वो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है EWRM वाला। तो यहाँ से ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो चांसेस है आने वाले एग्जाम में फिर से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने मिले, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स है, आपको ध्यान रखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, इसलिए कीवर्ड्स के फॉर्म में याद रखो। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने 8 की कंपोनेंट दिए हैं और 4 की ऑब्जेक्टिव्स दिए बिजनेस के, ठीक है। पहले तो ये 8 की कंपोनेंट देखते हैं। कोसो ने, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेडवे कमीशन ने कौन से एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वाले 8 की कंपोनेंट्स दिए। देखिए पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट, यही चीज़ें यहाँ पे बॉक्स फॉर्म में भी दी है। देखिए पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट कि बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑब्जेक्टिव आपने क्या सेट किया है, क्या गोल सेट किया है। इवेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अगर कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो क्या रिस्क जनरेट हो सकता है। फिर रिस्क असेसमेंट, रिस्क जनरेट होता है तो उसका असेसमेंट करना। रिस्क रिस्पॉन्स, अगर रिस्क होता है तो आपका बिजनेस उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स देगा। कंट्रोल एक्टिविटीज़, कैसे आप वो रिस्क को कंट्रोल करोगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, वो कंट्रोल करने के लिए कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने कंपनी के अंदर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करोगे। और लास्ट है मॉनिटरिंग, ये सभी चीज़ें ठीक से हो रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए कैसे मॉनिटरिंग होगा। तो ये 8 की कंपोनेंट्स दिए हैं, किसने दिए हैं, कोसो ने, ठीक है, कोसो के एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ने। और 4 की प्रिंसिपल्स भी दिए, 4 की ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से दिए हैं, स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिए हैं, दिस साइड और दिस साइड ऑल्सो। स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। तो स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी क्लियर। ऑपरेशंस के केस में क्या, कैसे ऑपरेशंस आप कर रहे हो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग, क्या कैसे रिपोर्टिंग हो रहा है, अगर बिजनेस ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका रिपोर्टिंग कैसे, और कंप्लायंस पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये 4 की ऑब्जेक्टिव्स और 8 की कंपोनेंट्स पे कोसो ने अपना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दिया है। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन आया था और आगे भी क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोसो के 8 की कंपोनेंट्स और 4 की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, जो कि हमारे बैंक्स अभी फिलहाल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के केस में फॉलो करते हैं। ओके, सो इसीलिए जो ERM वाला है ना पार्ट, मतलब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है, ये नेवर एंडिंग जर्नी है, ठीक है। देखिए बिजनेस तो चालू रहेगा, बैंक्स तो बिजनेस करते रहेंगे, अलग अलग बिजनेस भी करेंगे, तो रिस्क तो चलता ही रहेगा। तो उसको मिटिगेट करने के लिए नए नए वेज निकलते रहेंगे, नए नए इन्वेंशंस होंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने पास अभी जो भी स्टैंडर्ड है ना उसको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे बैंक्स उसको फॉलो करते हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके की नेवर एंडिंग जर्नी है, लेकिन इससे क्या होगा कि रिस्क को अवॉइड करना और ट्रांसफ़र करना और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। जल्दी से हम देखते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस, ठीक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कैपिटल चार्ज कंपोनेंट ऑफ प्राइसिंग अकाउंट्स फॉर, ठीक है। तो कैपिटल चार्ज कंपोनेंट किस चीज़ पे फोकस करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लॉस प्रोविजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। तो ऑप्शन 4 वाला इसका करेक्ट आंसर है कि क्या आपको कैपिटल साइड में रखनी ज़रूरी है, कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लॉस कितना प्रोविजन हो सकता है, जो कि हमने देखा था ना रिस्क प्राइसिंग के केस में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डेली वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक इज 0.5%, व्हाट इज़ द 10-day वोलेटिलिटी। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि वोलेटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, डेली वोलेटिलिटी इंटू अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है, डेली वोलेटिलिटी इंटू अंडर रूट ऑफ टी। टी मतलब क्या है, क्या कितने टाइम पीरियड के लिए आपको वोलेटिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे 10 डेज़ के लिए चाहिए, इसलिए अंडर रूट ऑफ 10। तो 0.5 इंटू अंडर रूट ऑफ 10, इसका आंसर आएगा 1.58%, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशन रिजल्ट्स इन। तो रिस्क मिटिगेशन अगर आप करने जाते हो तो क्या क्या रिजल्ट होता है, पहला है रिडक्शन इन डाउन साइड पोटेंशियल एंड देन है रिडक्शन इन प्रॉफिट पोटेंशियल। हमने देखा था ना कि अगर आप रिस्क को कम कर रहे हो, मतलब आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, परचेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के केस में, ठीक है, तो वो केस में क्या होता है, आप पहले से देख रहे हो ना, तो अगर लॉस भी ज़्यादा होता है तो भी कम होगा क्योंकि आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। और तो रिडक्शन इन डाउन साइड पोटेंशियल मतलब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपने रिस्क मिटिगेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। और दूसरा है रिडक्शन इन प्रॉफिट पोटेंशियल, मतलब प्रॉफिट अगर होता भी है, अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर जाता है, वो कॉस्ट चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ती भी है, तो आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है तो आपको वही कॉन्ट्रैक्ट वाले फिक्स प्राइस में ही वहाँ पे पैसा मिलेगा। सो प्रॉफिट पोटेंशियल भी रिडक्स हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
नेक्स्ट है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 RBI हैज़ मैंडेटेड बैंक्स टू लिंक देयर इंटरेस्ट रेट्स ऑन रिटेल लोन्स टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट डेवलप बाय डैश और RBI's रेपो रेट। हमने इसका आंसर देखा था, इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। RBI को लेंडिंग रेट्स में ट्रांसपेरेंसी लानी थी, ठीक है, और उसको एक ऐसा लेंडिंग रेट चाहिए था जो कि डायरेक्टली बैंक्स एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से कनेक्ट करके लोन्स दे दे, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी हो और सभी लेंडिंग के रिटेल लोन्स जो भी बैंक्स दे रहे हैं उसमें इक्वालिटी आए। इसीलिए उसने बोला था एक तो आप 1 अप्रैल 2020 से फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो भी एक्सटर्नल लेंडिंग रेट दे रहा है उसको कनेक्ट करो, या तो RBI के खुद के रेपो रेट से कनेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर रहेगा फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। जल्दी हम इसके MCQ सीरीज भी लेके आएंगे। आगे आने वाले लेक्चर में इसी मॉड्यूल के आगे के चैप्टर्स और मॉड्यूल ए भी जो हमने स्टार्ट किया, जिसके ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हमने कवर किए, उसके भी आने वाले लेक्चर्स हम देखेंगे। सो बनी रहिएगा, आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में सभी की एग्ज़ाम क्लियर होने में मदद हो। और BFM का पेपर इस टाइम बहुत टफ आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कई थोड़े मार्क्स से रह गया है ये पेपर। सो अगर हम बुक से जाते हैं लाइन बाय लाइन, अगर हम हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाले पेपर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जिससे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता नहीं है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।